हिमालय, जिसे धरती का मुकुट कहा जाता है, सदियों से मानव जाति को अपनी अद्भुत सुंदरता और रहस्यों से आकर्षित करता आया है। बर्फ से ढकी चोटियां और गहरी घाटियां इस पर्वत श्रृंखला की पहचान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय के इन ऊंचाइयों पर मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के अवशेष पाए गए हैं? यह सुनने में अजीब लगता है, परंतु यह सच्चाई है। जब वैज्ञानिकों ने हिमालय की चट्टानों में खुदाई की, तो उन्होंने वहां समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए। मछलियों, शंख और समुद्री पौधों के ये अवशेष एक ऐसा सवाल खड़ा करते हैं जिसका जवाब प्रकृति की अद्भुत कहानी में छिपा है। कैसे समुद्री जीव हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचे? चलिए इसका कारण समझते हैं। लगभग 7 करोड़ साल पहले हिमालय वहां नहीं था जहां वह आज खड़ा है। उस समय यह क्षेत्र टेथिस महासागर नाम के एक विशाल समुद्र का हिस्सा था। धीरे धीरे भारतीय प्लेट उत्तरी दिशा में सरकने लगी और यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इस टकराव ने धरती को ऊपर की ओर उठाया और हिमालय का निर्माण हुआ। समुद्र के तल पर जमा चूना पत्थर, शंख और अन्य समुद्री अवशेष इस उथल पुथल के साथ ऊपर उठ गए। ये अवशेष आज भी हमें उस समय की कहानी सुनाते हैं जब हिमालय समुद्र की गहराई में सोया हुआ था। हिमालय और भारत के निर्माण की कहानी बहुत प्राचीन और जटिल है। इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास, प्लेट टेक्टोनिक्स और समय के साथ होने वाले भूसामरिक बदलावों को गहराई से देखना होगा। यह कहानी लगभग 20 करोड़ साल पहले से शुरू होती है और आज तक जारी है। हिमालय और भारत के निर्माण को समझने के लिए सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक बनावट को समझना होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है: क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। इसके अलावा लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के ठोस और अर्धतरल भागों को दर्शाते हैं। आइए इन परतों को विस्तार से समझते हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत है। यह वह हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं और जो समुद्र के नीचे और जमीन पर फैली हुई है। यह सबसे पतली परत है और इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। यह मुख्य रूप से चट्टानों और खनिजों से बनी है। इसे महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट में विभाजित किया जाता है। महाद्वीपीय क्रस्ट 30 से 70 किलोमीटर मोटी है। महासागरीय क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है। क्रस्ट के नीचे मेंटल है, जो पृथ्वी का सबसे मोटा हिस्सा है। यह लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला होता है और पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% हिस्सा बनाता है। यह ठोस और अर्धतरल अवस्था में होता है। इसका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम और लोहा जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसके 2 भाग हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल को एस्थेनोस्फीयर भी कहा जाता है। यह 660 किलोमीटर तक फैला होता है। यह अर्धतरल क्षेत्र है। निचला मेंटल 660 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक फैला होता है। यह अधिक ठोस और उच्च दबाव वाला क्षेत्र है। मेंटल में गर्मी के कारण संवहन धारा यानी कॉन्वेक्शन करंट बनती हैं, जो प्लेटों के खिसकने का कारण बनती हैं। यह ज्वालामुखी और भूकंप की गतिविधियों में योगदान करता है। मेंटल के नीचे बाहरी कोर है, जो मुख्य रूप से पिघली हुई धातुओं का बना है। यह 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें मुख्यतः लोहा और निकल पाए जाते हैं। यह तरल अवस्था में होता है। बाहरी कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है।
इसकी तरलता से पृथ्वी के घूर्णन में योगदान होता है। यह पृथ्वी का सबसे अंदरूनी और ठोस भाग है। यह 5150 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी 6371 किलोमीटर तक फैला होता है। इसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह ठोस स्थिति में है क्योंकि इस पर अत्यधिक दबाव है। इसमें मुख्यतः लौह और निकल पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर पृथ्वी की ठोस परत है जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मैंटल का ठोस भाग शामिल होता है। यह लगभग 100 किलोमीटर मोटी होती है। यह पृथ्वी की प्लेटों यानी टेक्टोनिक प्लेट्स का निर्माण करती है। यह कठोर और ठोस होती है। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के नीचे स्थित मैंटल का अर्धतरल भाग है। यह ऊपरी मैंटल का हिस्सा है। यह अधिक गर्म और चिपचिपा होता है। इसकी मोटाई लगभग 180 किलोमीटर होती है। एस्थेनोस्फीयर में संवहन धाराएं टेक्टोनिक प्लेटों को हिलने डुलने में मदद करती हैं। लिथोस्फीयर में प्लेटों की गति के कारण भूकंप, पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। प्लेटों के मिलने या अलग होने के स्थान को प्लेट सीमा या प्लेट बाउंड्री कहते हैं। प्लेट सीमा पर ही भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। प्लेट सीमा को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है: कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कॉन्वर्जेंट बाउंड्री वह भूगर्भीय क्षेत्र है जहां पृथ्वी की 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और टकराती हैं। इस प्रक्रिया में प्लेटों के टकराव से कई महत्वपूर्ण भूआकृतिक संरचनाएं बनती हैं। इसे 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है जो टकराने वाली प्लेटों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। जब एक भारी महासागरीय प्लेट और एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट सबडक्शन प्रक्रिया के तहत महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है। इसके परिणामस्वरूप गहरी समुद्री खाइयां और ज्वालामुखीय पर्वतमालाओं का निर्माण होता है, जैसे पेरुचिली खाई। दूसरी ओर जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कोई भी प्लेट नीचे नहीं धंसती बल्कि संकुचन के कारण ऊंचे पर्वत बनते हैं। इसी प्रकार जब 2 महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है जिससे द्वीपीय चाप और समुद्री खाइयां बनती हैं। दूसरी ओर डाइवर्जेंट बाउंड्री वह क्षेत्र है जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। इस प्रक्रिया में पृथ्वी की क्रस्ट का विस्तार होता है और मैंटल से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आकर नई क्रस्ट बनाता है। यह प्रक्रिया प्रायः समुद्री तल पर देखी जाती है, जैसे मध्य अटलांटिक रिज और पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली। तीसरे प्रकार की सीमा, जिसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है, तब बनती है जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर विपरीत दिशाओं में खिसकती हैं। ऐसी सीमाओं पर भूपरपटी का निर्माण या विनाश नहीं होता, लेकिन तनाव के कारण भूकंप आते हैं। सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कैलिफोर्निया में प्रशांत और उत्तर अमेरिकी प्लेटों के बीच स्थित है, इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। पृथ्वी के इतिहास में लगभग 30 करोड़ साल पहले एक विशाल महाद्वीपीय भूभाग था जिसे पैंजिया कहा जाता है। यह उस समय का एक सुपरकॉन्टिनेंट था जो आज के लगभग सभी महाद्वीपों को एक साथ जोड़कर बना था। पैंजिया चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ था जिसे पैंथालासा कहा जाता है। लेकिन समय के साथ टेक्टोनिक प्लेटों की गति ने इस सुपरकॉन्टिनेंट को तोड़कर अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण कर दिया। लगभग 20 करोड़ साल पहले ट्रायसिक युग के अंत और जुरासिक युग की शुरुआत के दौरान पैंजिया में दरारें पड़नी शुरू हुई। यह प्रक्रिया भूगर्भीय प्लेटों के धीमे धीमे खिसकने से हुई। पैंजिया सबसे पहले 2 प्रमुख भूभागों में विभाजित हुआ, लॉरासिया और गोंडवाना। लॉरासिया उत्तरी भाग में था और इसमें आज के उत्तरी अमेरिका, यूरोप
और एशिया के कुछ हिस्से शामिल थे। गोंडवाना दक्षिणी भाग में था और इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल थे। लॉरासिया और गोंडवाना के अलग होने के बाद ये भूभाग धीरे धीरे और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगे। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही। गोंडवाना के हिस्से अलग अलग दिशाओं में खिसककर आज के महाद्वीपों का निर्माण करने लगे। गोंडवाना के टूटने की प्रक्रिया लगभग 18 करोड़ साल पहले शुरू हुई। टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण भारतीय प्लेट गोंडवाना से अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ने लगी। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली और इसमें भारतीय प्लेट ने अद्भुत गति से लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर यात्रा की। यह गति भूवैज्ञानिक मानकों के अनुसार काफी तेज मानी जाती है। इस दौरान भारतीय प्लेट के नीचे मैग्मा की गर्म धाराओं ने प्लेट को धक्का दिया, जिससे यह अपने रास्ते में आने वाले महासागरों और भूभागों को पार करती गई। भारत जब गोंडवाना से अलग हुआ तो इसके और एशिया के बीच एक विशाल सागर था, जिसे टेटिस सागर कहा जाता है। लगभग 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से टकराई। इस टक्कर ने टेटिस सागर को बंद कर दिया और उसकी तलछटी परतें ऊपर उठकर हिमालय पर्वत का निर्माण करने लगीं। यह भूवैज्ञानिक घटना पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण टेक्टोनिक घटनाओं में से एक थी। हिमालय आज भी बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट के नीचे धंसती जा रही है। भारतीय प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर एशियाई प्लेट के नीचे धंस रही है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसे इंसानी जीवन में महसूस नहीं किया जा सकता। इस कारण हिमालय की ऊंचाई हर साल लगभग 5 मिलीमीटर बढ़ जाती है। हिमालय में भूकंप और भूस्खलन इसी प्लेट मूवमेंट का परिणाम है। हिमालय ने न केवल एक भौगोलिक संरचना का निर्माण किया, बल्कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों को भी जन्म दिया। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां। ये नदियां हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं और पूरे उत्तर भारत को उपजाऊ बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालय के कारण संभव हुई हैं। हिमालय में ग्लेशियरों का पानी इन नदियों को साल भर बहने योग्य बनाता है। जब भारतीय प्लेट और एशियाई प्लेट टकराईं तो उनका किनारा ऊपर उठ गया। हिमालय के दक्षिण में एक विशाल घाटी बनी, जिसे आज हम गंगा का मैदान इंडो-गैंजेटिक प्लेन कहते हैं। यह मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। इस मैदान में सालों तक गाद, सिल्ट जमती रही और यह दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में बदल गया। हिमालय भारत की जलवायु को भी प्रभावित करता है। यह ठंडी हवाओं को उत्तर भारत में प्रवेश करने से रोकता है। यह मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में बारिश लाने का काम करता है। अगर हिमालय न होता तो भारत का उत्तरी हिस्सा ठंडा और शुष्क होता, जैसा कि मध्य एशिया है। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।